हेलो। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए हड़प्पा की कहानी कि हड़प्पा को पहली बार कैसे जाना गया, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। कहाँ बिछाई जा रही थी? पंजाब में। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो उन्होंने जब ईंटें निकाली और उससे रेलवे लाइन बिछाने में उसको मदद में लिया, तो कई सारे इमारत उससे नष्ट हो गई। तो उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तो उसके बाद 80 साल बाद और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारती चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था तो वो हड़प्पा था। तो उसी के नाम पर बाद में जितने भी स्थल आपके खोजे गए हैं, जैसे रंगपुर हो गया है और बहुत सारे हैं, मोहनजोदड़ो हैं, सबको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले। आइए देखते हैं इसके बाद। देखते हैं इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। में से इन नगरों में से कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से वाले को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रहीं। सोचिए उस समय पहले जो ईंट पकाई गई हैं, आज तक उनकी दीवार, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो और देखते हैं कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था? एक तालाब बनाया। तालाब कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। ये बगल मैप में आप लोग देख सकते हैं, सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर, और कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत के पंजाब से थोड़ा सा हट के है, पाकिस्तान की तरफ। इसे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो इसमें जो पानी का रिसाव रोकने के लिए किसका उपयोग किया गया था? इसके प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो इसमें पानी कैसे भरते थे? कुएं से निकालकर। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसा मानते हैं। और आगे देखते कालीबंगा और लोथल। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आपका इसमें देखते हैं। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ है कालीबंगा? ये देखिए नक्शे में,
ये रहा कालीबंगा। ये सब स्थल आपके दिए हुए हैं। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, सबसे प्रमुख बंदरगाह। तो देखते हैं आगे, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। तो अग्निकुंड ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा और लोथल में। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले? अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड है तो वहाँ यज्ञ ही किया जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। जिसे भंडार गृह का मतलब क्या है? अन्नागार भी बोलते हैं जिसको, अन्नागार। तो अन्नागार कहाँ मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब में अन्नागार भी मिले हैं। तो और देखते हैं इसमें एक, देखिए बॉक्स के अंदर क्या लिखे इसको देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में से मिले हैं। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। तो मिट्टी के लाल बर्तन बर्तन तो लाल थे, लेकिन ऊपर चित्र किस कलर के बने हुए थे? काले रंग के। पत्थर के बाट बाट जिसे माप तोल करते हैं। मुहरे, मनके, मनके क्या होता है आपका? एक मटके टाइप का होता है जिसमें डिजाइन बनी हुई होती है। तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सब चीजें मिली थी। तो ये देखिए मैप, और इनके स्थलों को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए सिंधु नदी आपकी, देखिए 5 नदियों के मिलने से बनती है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। तो जितने भी स्थल खोजे गए हैं इसमें, उनसे जो भी नदियां, जो ये नगर आपके किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। और जिन नदियों के किनारे बसे हुए थे, ये अंत में जाकर कहाँ मिलते थे? सिंधु नदी पर। इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। और पहला नगर इसका खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए स्थल कौन कौन से दिए? राखीगढ़ी दिया है, कालीबंगा दिया है, आपका मोहनजोदड़ो हो गया, सुत्ताको हो गया, और चनहुदड़ो हो गया, गंगवेरी वाला हो गया, धौलावीरा, सुरकोदा, लोथल। तो ये आपके स्थल हो गए। अब इनका आकार पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि इनका आकार कैसे, इनका मतलब अगर जो भी स्थल खोजे गए हैं वो एक त्रिभुज के अंदर, उसको अगर एक बंद कर दें तो एक त्रिभुजाकार आकृति में बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखिए इसका अगर हम ऐसे त्रिभुज खींचे एक, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति के अंतर्गत ये सारे नगर आ रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों का जो आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। एग्जाम में दे देता है इसलिए बता दे रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। इतना तो हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए महान स्नानागार का चित्र आप लोग देख सकते हैं। महान स्नानागार ऐसा बना हुआ था। देखिए इसके दो दो और सीढ़ियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई? ये सीढ़ियां बनी हुई, एक इधर और एक इधर भी बनी हुई है। और इसके बीच में पानी भरा हुआ होता था। कि इसको पानी किससे भरते थे? कुएं से निकाल कर। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, देखिए ईंटें की चिनाई, देखिए ऐसे ऐसे ईंटें मिले हुए हैं। चित्र आप देख सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आपको इससे एक समझ विकसित होती है चीज़ों के बारे में। आप कॉन्सेप्ट मतलब फैक्चुअल पढ़ना ठीक है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ों के बारे में समझ है, तो वो ज़्यादा समझ में आती है। आप ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में टिकी रहती है। आपको बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बड़ा क्या, आजकल छोटे एग्जाम भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी को मस्ट है, पढ़ना जरूरी है उसके लिए। तो देखते हैं भवन, नाले और सड़कें यहाँ कैसी थी। देखिए इसके बारे में देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। इनके घर 1 मंजिल होते थे या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो आंगन के चारों ओर कमरे रहते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। तो नालियां कैसी हुई थी? ढकी हुई थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में
बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी? हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। तो जो छोटी नालियां थी घर के से निकलती थी, एक बड़ा नाला बनाया गया था, तो उसी से जाकर अंत में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सोचिए उस समय पहले, आज से लगभग 4700 साल पहले इतनी अच्छी व्यवस्था थी। इसीलिए इसको कहते हैं, ये एक अच्छी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय जीवन कैसा था यहाँ का? देखिए ये फिगर देख लीजिए आप, कैसी नालियां ये बनी हुई हैं ऐसी। तो देखते हैं इसके बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को दूर भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमतों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। तो क्या लाते थे? सुदूर वहां की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो क्या खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ फिगर दिए हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला दिया हुआ है। तो अभी आप हम लोगों ने देखा, देखिए ये सड़क दी हुई और उसमें ये नाला बना हुआ है। और देखिए एक कुएं का चित्र बना हुआ है, ऐसे ऐसे के कुएं भी मिले हैं वहां से। और देखिए एक मुहर, जिसमें देखिए जानवर बना हुआ है, मुहर, ऐसे मुहर मिले हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इनको लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता उस समय क्या लिखा था। तो मुहर मिले हैं। तो इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन की यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं की ओर पक्की मिट्टी के खिलौने, देखिए खिलौने मिले हुए हैं, इस तरह के खिलौने बने हुए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं नगर और नए शिल्प, इसके बारे में देखते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्ववेदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं। देखिए ये वो सफेद रंग का जो दिख रहा है, व्हाइट कलर का, ये बाट है। और देखिए ये, तो इसमें देखते हैं ऊपर पत्थर के बाट, देखो ये देखिए पत्थर के बाट दिख रहा है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया, इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई
कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। किस पत्थर से बनाए गए हैं? कार्निलियन पत्थरों से। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, ताकि माला बनाई जा सके। चलिए इसके बाद देखते हैं मध्य में दाएं पत्थर की धारदार फलक। देखिए ये पत्थर की फलक बनाई गई हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहना दिखाया गया। देखिए ये मूर्ति प्राप्त हुई है, काफी कुछ बहुत टूट गया है, लेकिन देखिए इसको जो कपड़ा पहना हुआ है ये डिजाइनदार है। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में कितने साल पहले? आज से लगभग 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई, या किसी मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हाँ, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए दाढ़ी और कितने अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। तब भी लोग मतलब मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाने में माहिर थे कह सकते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। चलिए इसके बाद देते हैं फ्रेयंस। देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। किससे वस्तु? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण कर देते थे और उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फ्रेयंस क्या थे? जैसे पत्थर और शंख होते हैं तो आमतौर पर मतलब नेचुरली मिलते हैं, लेकिन फ्रेयंस क्या होते थे? इनको कृत्रिम मानव बनाता था। कैसे बनाता था? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे बनाता था। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस में मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इसके बाद क्या है? कच्चे माल की खोज में। तो देखते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन
तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता। ओमान से भी लोग इसका आयात करते थे तांबे का। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो मतलब जो देखिए जो तांबा था वो कहाँ से मंगाया जाता था? ओमान से या अपने यहाँ से राजस्थान से। और जो टिन था वो कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से और अफगानिस्तान। तांबा ओमान से और राजस्थान से, और जो टिन था ईरान और अफगानिस्तान से। इन दोनों को तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है? कांसा बनता है। सोने को आयात आधुनिक कर्नाटक। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? कर्नाटक में क्या है? सोने की खान। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था? गुजरात से। ईरान और अफगानिस्तान से। तो बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने से उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। देखिए हल ऐसे मिले हैं, खिलौने के रूप में मिले हैं, और हल लकड़ी के बनते हैं तो वो नष्ट हो गए होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, पशु जो है पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। तो बस्तियों के आसपास तालाब की जरूरत पड़ती है पानी के लिए, और चारागाह मतलब रखते थे जानवरों के लिए। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ? कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो वहां पर क्या था? खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन क्या थी? उपजाऊ थी। जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा जो था मतलब एक उपजाऊ जमीन थी। धौलावीरा में की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। तो धौलावीरा नगर कितने भागों में? 3 भागों में बटा था, और इसके हिस्से के चारों ओर क्या था? पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर प्रवेश के लिए बड़े बड़े द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। और आगे देखते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती का एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल
नगर एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो लोथल एक बंदरगाह था जो कहाँ बसा हुआ था? गुजरात के तट पर, समुद्र के कोस्टल एरिया में। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। क्या था? भंडारगृह, जिसको अन्नागार भी कहते हैं। इस भंडारगृह से कई मुहरे, मुद्रांकन, मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी उनकी छाप मिले हैं। देखिए इसके लोथल के बारे में, लोथल का बंदरगाह, बड़ा तालाब यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के आने वाले नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता रहा होगा। देखिए ये बना हुआ है लोथल का बंदरगाह। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। देखिए मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन की मुहर बंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, मतलब सभ्यता का इसका अंत कैसे हुआ? तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और भाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो पाया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गए। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए अन्यत्र इसमें क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मिस्र में क्या है? नील नदी बहती है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, तो मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हें पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। तो जिन शवों को मम्मी कहते हैं, मम्मी। तो मिस्र की मम्मी बहुत फेमस है। वहाँ डेड बॉडी को ऐसा कुछ लगा देते थे, उनके शरीर में कुछ केमिकल लगा देते थे, जिससे वो हजारों साल तक वो वैसी की सुरक्षित रहती थी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।